पीयूष ने अभी ज्वाइन नहीं किया, उसने क्वेश्चन भेजा लेकिन अभी ज्वाइन नहीं किया है। आप लोग भी जो क्वेश्चन है वो भेजिए, जो भी क्वेश्चन है आपके, डाउट्स हैं। ओके, पीयूष इज है, पीयूष का क्वेश्चन आया है, पहले इसको देख लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम अदनान। अभी कोई आया था क्या घर पे? अच्छा, नहीं अभी कोई बाहर आया था वो कि ऑफलाइन चलेगी ऑनलाइन चलेगी, तो मैंने कहा पता नहीं कौन था, मैंने नाम नहीं पता करवाया, मतलब अराउंड 20 मिनट्स बिफोर। चलो तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को। तो देखो यहां पे क्या बोल रहा है, ऑन डिक्रीजिंग द रेडियस ऑफ ए सर्कल बाय 30%, यानी एक सर्कल है जिसका रेडियस r है और उसको अब गुड इवनिंग मिशेल, यानी एक सर्कल है जिसका रेडियस r है और इसके सर्कल के रेडियस को 30% डिक्रीज किया जा रहा है। सो इट्स एरिया इज डिक्रीज बाय, यानी एरिया, तो जब r है यानी जब इसका रेडियस r है तो एरिया क्या होगा, दैट विल बी पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब 30% डिक्रीज किया जा रहा है यानी r माइनस 30% ऑफ r। ठीक है, यानी 30% डिक्रीज किया जा रहा है। ओके, तो 30% माइनस होगा तो कितना होगा ये, मतलब मैं डिटेलिंग कर रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 30/100 इंटू r, यही होगा। ठीक है, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू गिव यू 7r यानी 10, ये 3r/10 हो जाएगा। सो व्हेन यू विल टेक एलसीएम तो 10r माइनस 3r विल गिव यू 7r, 7r/10 यही होगा, यस और नो। यानी 30% डिक्रीज करने के बाद रेडियस 7r/10 होगा। ठीक है, अब एरिया इस 7r/10 रेडियस पे एरिया क्या होगा, मींस न्यू एरिया क्या होगा, पाई 7r/10 का होल स्क्वायर, यही होगा ना। एरिया that will give you what, 49 upon 100 pi r square, yes or no। ठीक है, तो ये एरिया है रेडियस r पे और ये एरिया बना है, जो न्यू एरिया बना है वो बना है न्यू रेडियस पे 30% रिड्यूस करने के बाद। तो यहां पे देखो पूछ क्या रहा है, इट्स एरिया इज डिक्रीज्ड बाय, कितना डिक्रीज आया, यू हैव टू कैलकुलेट द डिक्रीज। तो ये बताओ डिक्रीज परसेंट क्या होता है, डिक्रीज परसेंट इज डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, यस और नो। मतलब ये एक जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, तो डिक्रीज कितना हुआ, पाई r स्क्वायर में से 49 अपॉन 100 पाई r स्क्वायर माइनस करोगे, यही तो डिक्रीज आएगा, ये छोटा होगा। ठीक है, और ओरिजिनल कितना था जिससे डिक्रीज हुआ, तो ओरिजिनल यही होगा पाई r स्क्वायर इंटू 100। तो देखो पाई r स्क्वायर जब तुम कॉमन लोगे तो यहां बचेगा 1 माइनस 49/100, दैट मीन्स 100 माइनस 49/100, दैट मीन्स 51/100। कोई डाउट इसमें? ये जो ब्रैकेट में बचेगा ऊपर 1 माइनस 49/100 और नीचे क्या बचेगा, पाई r स्क्वायर इंटू 100, कैंसिल। ठीक है, तो 51 अपॉन 100 इंटू 100, 100 कैंसिल,
तो क्या बचा 51%। तो नन ऑफ दीज होगा इसमें। समझ में आया? देखो क्या पूछ रहा है, डिक्रीज परसेंट। तो डिक्रीज कितना परसेंट, यानी कितना डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो डिक्रीज परसेंट जब आप निकालोगे, यू हैव द जनरल फॉर्मूला दिस। तो आपको ये देखना है, जनरली बच्चे क्या करते हैं, 30% रिड्यूस हुआ, 30% निकाल देते हैं, फिर उसके बाद जो आया एरिया इसी को ले लेते हैं, यानी 49/100 जो नया एरिया आएगा उसी को ले लेते हैं और फिर डिक्रीज निकाल देते हैं। यह गलती होती है। समझ में आया कि अभी भी डाउट है? हाँ भाई, ओके ओके, इट्स ओके वफा, नो नो इश्यूज। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कश्यप ने भेजा है। ओके, 10 एंड 11। ओके, तो देखो यहां पे 10 में अगर हम देखें तो क्या बोल रहा है, इफ x माइनस 2i प्लस के इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन है, x माइनस 2i प्लस के इज इक्वल टू 0। ओके, इज अ मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल, यानी एक ट्राइंगल है, उसका ये जो मीडियन है, यानी एक ट्राइंगल है ABC, उसका जो मीडियन है, अब हमें ये नहीं पता मीडियन कहां से ड्रॉ हुआ है, हमें ये नहीं पता। ए से भी ड्रॉ हो सकता है, मीडियन बी से भी ड्रॉ हो सकता है, और मीडियन सी से भी ड्रॉ हो सकता है। गुड इवनिंग शिजा, वालेकुम अस्सलाम उबैद। ठीक है, ड्रॉ हो सकता है। तो अब यहां पे सिर्फ ये कह रहा है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स है, यानी पॉइंट है, उनके कोऑर्डिनेट्स क्या है, दैट इज 0 4 एंड -5 2। तो कह रहा है कि आप k की वैल्यू निकालो। ठीक है, क्या कह रहा है, k की वैल्यू निकालो। अब देखो k की वैल्यू तभी आ सकती है जब आपके पास यहां पे, क्योंकि k की वैल्यू इसी इक्वेशन से आएगी, और इस इक्वेशन में जब तक आपके पास x और y नहीं रहेगा, ठीक है, जब तक x y नहीं रहेगा आप नहीं निकाल सकते वैल्यू। अब ये कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है, इस ट्राइंगल का जो मीडियन हो रहा है वो कहीं से भी बन सकता है, a से b से c से, वी आर नॉट मींस क्लियर अबाउट इट। ठीक है, तो जो मीडियन है उसको ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है, यानी इस मीडियम को मान लीजिए एक एडी मीडियन है, उसको ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये बताओ, जब भी कोई ग्राफ होता है, यानी कि मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रही है, मान लो जो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल। वालेकुम अस्सलाम सर। ठीक है, हाइपोथेटिकल। अब ये बताओ कि इस लाइन पे जितने ये पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये इक्वेशन से ये लाइन बनी है, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से ग्राफ कैसे बनता है ये ऑलरेडी आप लोग 9th में कर चुके हैं। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां पे आप टेबल बनाते थे, एक x की वैल्यू सपोज करते थे, जिससे एक y की वैल्यू निकलती थी, आप उसको प्लॉट करते थे, फिर पॉइंट्स को कनेक्ट करते थे, तो एक स्ट्रेट लाइन बनती थी। याद आ रहा है? ठीक है, तो वहां से हमने क्या सीखा, यानी ये जो लाइन बन रही है, ये डॉट्स को कनेक्ट किया गया, तो ये जो हर पॉइंट है, हर पॉइंट की अपनी x और y की वैल्यू होगी। हर पॉइंट की अपनी एक x की वैल्यू, और ये जो x और y होगा, क्योंकि ये इक्वेशन, ये ग्राफ इसी इक्वेशन का है, तो हर पॉइंट का x और y इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? यस, आप लोग भी बताइए, क्योंकि डाउट में एक क्वेश्चन सबके लिए होता है, करेगा ना?
तो यहां पे ये कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है वो इस मीडियन की है, हमें ये नहीं पता वो मीडियन किस वर्टेक्स से बन रहा है। तो फिर करें क्या, क्योंकि हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब इस मीडियन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उसके एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी, उसके एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब देखो हम ये जानते हैं कि जो भी मीडियंस होते हैं उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है एक ट्राइंगल का, उसको हम कहते हैं सेंट्रॉइड। और इस सेंट्रॉइड, ये पॉइंट है सेंट्रॉइड, इस सेंट्रॉइड की जो एक्स और वाई की वैल्यू होगी वो इसको सेटिस्फाई करेगी कि नहीं, सोच समझ के बताना। वेरी सिंपल, बट टेल मी। यानी इस सेंट्रॉइड, ये जो पॉइंट है ये इसी मीडियन पे लाई करेगा, तो ये जो सेंट्रॉइड है जिसके एक्स और वाई की वैल्यू होगी, तो ये एक्स और वाई की वैल्यू इस इक्वेशन में सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी। ज्यादा टाइम भी नहीं लो। यस, इट विल सेटिस्फाई, बिकॉज ये जो सेंट्रॉइड है वो उसी लाइन पे फॉल कर रहा है जिस लाइन का इक्वेशन ये है। ठीक है, तो अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम सेंट्रॉइड का एक्स और वाई निकाल लेंगे, और सेंट्रॉइड का एक्स और वाई क्या होगा, एक्स हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 2, और सेंट्रॉइड का y क्या हो जाएगा, यानी ये जो तीनों वर्टिसेस हैं इनका y1 प्लस y2 प्लस y3, यही होगा फॉर्मूला। या कुछ चेंज होगा? जैद यस सर कह रहे हैं। आप लोग भी बताएं, यही होगा? जल्दी बताओ, और भी क्वेश्चंस है। यहां पे यस, यू आर जस्ट एडिंग 3 कोऑर्डिनेट्स ना। यस, तो अब x क्या हो जाएगा, अब देखो यहां x1 क्या है, -1, x2 क्या है, किसी को भी ले लो, x2 दैट इज 0, और x3 क्या है, -5 बाई 3। इसी तरह y क्या हो जाएगा, y1 हो गया यहां पे 3, y2 हो गया यहां पे 4, प्लस y3 क्या हो जाएगा, दैट इज 2। ठीक है, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट x, अब देखो ये माइनस है, ये माइनस है, दैट इज -6 बाई 3, दैट यू आर गोइंग टू गेट -2, x की वैल्यू -2 आ गई। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया, 9 बाई 3, दैट इज 3, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब ये x और y इसमें पुट करो, x माइनस 2i प्लस k इज इक्वल टू 0, तो x क्या हो जाएगा, -2 माइनस y की वैल्यू 3 है, -6, क्योंकि 2 3 6, प्लस k इज इक्वल टू 0, तो k क्या हो जाएगा, -6 -2 -8 इधर ट्रांसपोज करेगा, सो दैट विल गिव यू 8। पॉइंट क्लियर, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, स्ट्रैटेजी समझ में आ गई। तो अब इस टाइप के जितने क्वेश्चंस होंगे वो इसी से ही सॉल्व होंगे। इक्वेशंस देने का मतलब हमने इस पे कई सारे ऑलमोस्ट 3-4 टाइप के तो सॉल्व ही कर लिए, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। बेसिक स्ट्रैटेजी सबकी सेम, इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई। इसी इक्वेशन टाइप को हमने रेशियो कैलकुलेट करने में भी किया था, यहां पे हमने m1 m2 रेशियो कैलकुलेट किया था, तो वहां पे भी x और y की वैल्यू को रखा इन टर्म्स ऑफ m1 एंड m2, फिर हमने वैल्यू निकाली थी। ठीक है, मिटाओ इसको, आगे बढ़े। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट 11th क्वेश्चन पे।
अब देखो 11th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये कह रहा है इफ a एंड b आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस मींस एक पॉलिनोमियल इन x है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। तो ऑब्वियसली यहां पे जनरल जो पॉलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां पे इसके a की जगह क्या है +1 है, इसके b की जगह a है, इसके c की जगह b है। यह आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। अब ये कह रहा है a और b इसके जीरोज हैं, इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, यानी कि एक जीरोज a है और एक जीरो क्या है b है, ठीक है। ये लिख दिया। तो कह रहे द वैल्यूज ऑफ a एंड b आर, यानी a और b की वैल्यूज क्या है। अब यहां पे कह रहा है कि ये a और b जीरोज हैं तो उसकी वैल्यूज क्या होंगे। तो हमें यह पता है कि जो सम ऑफ जीरोज होता है वो होता है -b/a और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है वो होता है c/a। अब देखो बस सिर्फ ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि आप कितना अटेंटिव है, आपका माइंड कितना कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहा है। तो ये जो -b/a है, ये -b/a ये इस जनरल पॉलिनोमियल का है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो -b है, इस b की जगह यहां पे ये a पुट होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। इस b की जगह ये a पुट होगा और इस a की जगह ये 1 पुट होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। ये जो -b/a है ये इस जनरल पॉलिनोमियल का a b c यूज किया गया है। तो इसीलिए वहां भी a b और यहां भी a b, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। और क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इज गिवन a एंड b, तो ये हो जाएगा a प्लस b, ठीक है। और माइनस b की जगह यहां पे क्या है a है, ये हो गया। और a की जगह हम यहां पे पुट कर देंगे दिस वन, तो ये हो गया 2a इज इक्वल टू, यानी कि a इधर आ जाएगा, -a इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +a, 2a इज इक्वल टू -b, या फिर हम लिख सकते हैं 2a माइनस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहां पे a और b की वैल्यूज हमें बतानी है। तो इससे ये पता चल गया कि ये जो 2a प्लस b हो जाएगा, यानी कि b जो आएगा, अगर यहां पे a मींस आपका पॉजिटिव है, यानी 2a क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो b विल बी व्हाट, दैट इज निगेटिव। अब उसके बाद हम पुट करते हैं दैट इज अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा a इंटू बी। c की वैल्यू यहां पे क्या दी हुई है b, और a की जगह क्या हो जाएगा 1, तो ए बी इज इक्वल टू बी, यही है। तो इसका मतलब a की वैल्यू यहां से क्या आ रही है देखो 1। अब देखो ये जो अल्फा इंटू बीटा है, ये यहां पे हमने ए बी ये वाला पुट किया है जो क्वेश्चन में दिया है, और c/a जो है ये पॉलिनोमियल का है। तो पॉलिनोमियल, ये जो गिवन पॉलिनोमियल, इसमें c की जगह हम क्या पुट करेंगे b, क्योंकि ये कांस्टेंट c की जगह है b, ठीक है। सी दिस, c की जगह यहां पे b है, तो इस c की जगह हमने पुट किया b, और a की जगह क्या है 1, तो ए बी इज इक्वल टू बी आ रहा है, दैट मींस 1। तो आप देखो a की वैल्यू 1 है, तो a की वैल्यू -2 और 2 वाले ऑप्शंस कैंसिल। अब a और b में से हो सकता है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। देखो यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, तो -b इज इक्वल टू 2a, दैट मींस b इज इक्वल टू -2a। a की जगह 1 पुट करोगे तो b की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो देखो 1 एंड -2 इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी भी किसी को डाउट इसमें? बस यहां पे वही ए बी होने की वजह से, जनरल पॉलिनोमियल में भी ए बी होने की वजह से कंफ्यूजन, बट अगर हम बहुत ही सिंसियरली इसको करेंगे तो हमारी गलती होने के चांसेस ना के बराबर रहेंगे, ठीक है। चलिए कमिंग टू नेक्स्ट।
उबैद ये कहां पे क्वेश्चन था एकदम डायरेक्ट? इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे डायरेक्ट बेटा, क्योंकि देखो क्रिटिकल एंगल निकालना है ही नहीं आपके कोर्स में ना। डोंट बॉदर अबाउट दैट। ये कहां से क्वेश्चन मिला था? Yes, Ubaid, are you there? क्रिटिकल एंगल नहीं, क्रिटिकल एंगल मैथ में पूछा है, नहीं क्रिटिकल एंगल वाला जो कल आपने दिया था मुझे, दिस वन। ये क्रिटिकल एंगल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आपको कैलकुलेशन ही है ना, कोर्स का पार्ट है क्रिटिकल एंगल। चलो बहरहाल क्रिटिकल एंगल का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा ना, इसकी कोई वैल्यूज ना कुछ, ये आपका कोर्स का पार्ट ही नहीं है ना, बस वो एक आइडिया है। हालांकि अगर देखो तो, अगर एग्जैक्टली देखो तो इसमें वो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो जनरली मींस दैट इज अबाउट 24.4, तो वैसे तो ऑप्शन ही नहीं है, 24 भी गलत होगा फिर। चलो, क्योंकि क्रिटिकल एंगल एंगल है बहरहाल। ओके, किसका आया है? उमर का, टेलीग्राम पे भेजा है। ओके, अब देखो यहां पे ये बोल रहा है, इन द केस ऑफ अ रेनबो अ लाइट एट द इनर सरफेस ऑफ द वाटर, यानी ये असर्शन रीजन, और असर्शन रीजन का आपको पता ही होता है, हालांकि उसने खुद ऑप्शन में दिया हुआ ABCD में। तो assertion ये कह रहे हैं, इन द केस ऑफ अ रेनबो अ लाइट एट द इनर सरफेस ऑफ द वाटर ड्रॉप गेट्स इंटरनली रिफ्लेक्टेड। तो मैंने आपको बताया था कि जो वाटर होता है वो प्रिज्म की तरह वर्क करता है, तो जब इसमें लाइट रे आती है तो सबसे पहले क्या होता है? ठीक है, ऑब्वियसली जब ये लाइट एंटर करेगी तो क्या हो रहा है यहां पे? अब डिस्पर्जन होगा। ठीक है, यानी दैट इज रेड, यानी यहां पे डिस्पर्जन होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? देयर विल बी रिफ्लेक्शन। ठीक है, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसको कहेंगे, देयर विल बी इंटरनल। सबसे पहले यहां पे क्या होगा? डिस्पर्जन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहां से क्या होगा? You will again have what the means you will have different patterns of light rays जो भी यहां से निकलेगी, means you can say refract होगी, means अगर कहिए तो यहां से क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, means जब वो ड्रॉप से लाइट रे बाहर निकलेगी। जब लाइट रे एंटर करती है तो सबसे पहले डिस्पर्जन होता है, उसके बाद वो डिस्पर्स्ड रेज जो स्पेक्ट्रम है वो इंटरनली रिफ्लेक्ट करता है। Wait a second. ठीक है, तो इंटरनली रिफ्लेक्ट करेगा, उसके बाद जो है वो क्या करेगा? रिफ्रैक्ट करेगा। एक मैं नोटिफिकेशंस को जरा खत्म कर दूं। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा? रिफ्रैक्ट करेगा। तो यहां पे यही कह रहा है कि रेनबो जब बनती है तो उसके इनर सरफेस से, ये वाला जो सरफेस है, ठीक है,
इससे जो है वाटर ड्रॉप यानी कि वो जो आपकी रेज होती हैं वो इंटरनली रिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है, यानी स्टेटमेंट ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट रीजन क्या दे रहे हैं कि द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द ड्रॉप सरफेस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। यस, ये भी ट्रू है, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा जब क्रिटिकल एंगल जो होगा उससे एंगल क्या होगा, इससे एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। पॉइंट समझ में आया? तो उसके हिसाब से ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दो सरफेसेस हैं, ये नॉर्मल है, दिस इज रेयरर, दिस इज डेंसर। एंगल ऑफ इंसिडेंस पे इंसिडेंट रे आ रही है और उसके बाद ये रे क्या कर जा रही है, मान लो रिफ्रैक्ट कर जा रही है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। यानी जब आपके पास दो मीडिया होंगे ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज तो रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन एक ऐसा एंगल होगा जिस पे रिफ्रैक्शन नहीं, क्या होगा, हालांकि मान लीजिए एयर है और ये ग्लास है, एक पर्टिकुलर एंगल होगा जिस पे क्या होगा, जिस पे क्या होगा कि रिफ्रैक्शन नहीं रिफ्लेक्शन होगा। तो जिस एंगल पे ये होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। पॉइंट समझ में आ गया? हाँ भाई, पॉइंट क्लियर हुआ? अरे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी इतना एंगल ऑफ इंसिडेंस रहे कि उस पर रिफ्रैक्शन ना हो, रिफ्लेक्शन हो जाए, तो दैट एंगल विल बी टर्म्ड एज क्रिटिकल एंगल। यस उबैद, आपका पॉइंट क्लियर हुआ? यस जैद, बताइए क्या डाउट है? देखो, दो मीडिया है, ये नॉर्मल है। हमने क्या पढ़ा कि जब एक रे इंसिडेंट होती है तो जब दूसरे मीडियम में पास करेगी डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटीज, मान लो ये डेंस है और ये है रेयरर, ठीक है, तो जाहिर सी बात है इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो जाएगा। नहीं, जरूरी नहीं है उबैद, जरूरी नहीं क्रिटिकल एंगल 90 हो। डायमंड का क्रिटिकल एंगल कितना है, 24.4, तो जरूरी नहीं कि क्रिटिकल एंगल 90 हो। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और उसके बाद जो है ये रिफ्रैक्शन हुआ। अब जाहिर सी बात है इंसिडेंट रे अब ऐसे आ रही है, तो अब ये एक नया एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया ये पूरा, लेकिन इस एंगल पे जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बजाय रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर एंगल इस वक्त ये आई डैश क्या कहलाएगा, ये क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। अब पॉइंट समझ में आया? यानी रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। यस टेल मी, पॉइंट समझ में आया? यस, दैट इज द क्रिटिकल एंगल।
उबैद, आपका पॉइंट क्लियर हुआ? और किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। अब ये कह रहा है कि x इज r साइन थीटा cos फाई। x क्या है? r साइन थीटा cos फाई, ठीक है। y जो है r साइन थीटा साइन फाई। अब इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, पता नहीं कैसे। बहरहाल चलो, तो कह रहा है देन और कहां है? दैट इज r साइन थीटा cos फाई, ठीक है, r साइन थीटा साइन फाई और r cos थीटा। ओके ओके ओके, सॉरी। अब ये हो गया एक्स वाई जेड और ये हो गया आर स्क्वायर, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन सी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। मैं यही कह रहा हूं बेटा, दिस इज इसीलिए जो मैं क्या बताऊं आप लोगों से, ये लेवल है ही नहीं, टच ही नहीं करना है लेवल इस को। आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, उठा के दे दिया है। अरे ये भी तो देखें कितना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कॉपी पेस्ट मारे, थोड़ा सा सेंस लगा के कॉपी पेस्ट मारे भाई। टाइम है नहीं, उठा उठा के क्वेश्चन दे दो बस। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। अब ये कह रहा है किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ऑब्वियसली ठीक है, ये लेंथी क्वेश्चन है भाई। जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी किसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो अब देखो, अगर यहां से देखो, क्योंकि अगर हमें समझना है तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन साइन थीटा कॉस फाई, ये हो जाएगा। यहां से देखोगे आर को तो क्या हो जाएगा, वाई अपॉन साइन थीटा साइन फाई। टीचर भी जो है ना, वो सारी जितनी करामाते हैं सब पेपर में ही दिखाना शुरू, उस लेवल का पढ़ाएंगे ही नहीं, क्वेश्चन देते वक्त तो हो एकदम खतरनाक। बहरहाल चलो, तो अब यहां पे यही कह रहा है कि आर स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर की इक्वेशन कहां से सेटिस्फाई हो रही है। मींस अगर हम आर स्क्वायर इसको करें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, ये होगा। इसको आर स्क्वायर रखें तो देखो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। और इसको हम आर स्क्वायर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। दैट इज व्हाट आर स्क्वायर, ओके। अब यहां पे ये कह रहा है कि ये किसको सेटिस्फाई करेगा। ऑब्वियसली यहां पे अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को देखें, यहां पे कॉस स्क्वायर फाई को देखें, तो कॉस स्क्वायर फाई यहां मिल रहा है, साइन स्क्वायर फाई यहां मिल रहा है। इस लेवल पे हमने ट्रिग्नोमेट्री को टच ही नहीं किया, मैं क्या बताऊं भाई। तो इसके लिए जो है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा यहां पे है एंड यू हैव व्हाट, कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें यह देखना है
कि ये जो आर स्क्वायर है वो कौन से सम पे सेटिस्फाई हो रहा है। मींस वी हैव एक्स स्क्वायर, वी हैव वाई स्क्वायर, वी हैव जेड स्क्वायर। ठीक है, तो एक तो ऑप्शन ये है कि आप इसका स्क्वायर करो और पुट करो, सेटिस्फाई करो। जैसे व्हाट इज द सेकेंड ऑप्शन, मैं इसको यहां पे हल्का से करता हूं ताकि दोनों दिखाई दे। देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपके पास, समझाने में ही टाइम जाएगा, जाहिर सी बात है। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, ये हो जाएगा। यहां पे वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, और यहां पे जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो अगर हम यहां पे देखें हमें क्या चाहिए, वी नीड व्हाट, अगर इन तीनों में देखो तो यहां पे आर स्क्वायर क्या है, कॉमन है। ठीक है, अब सिर्फ आर स्क्वायर मिले आपको राइट हैंड साइड पे, तो इसका मतलब कि जैसा कि आप यहां पे देख रहे हो कि आर स्क्वायर है, अगर आप कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर आपको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक है, अगर आप प्लस करते हो तीनों को, इफ यू आर एडिंग इट, तीनों को प्लस करते हो तो राइट हैंड साइड पे तुम्हें क्या मिलेगा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव, ये मिलेगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां पे तुम गौर से देखो कि अगर तुम यहां पे साइन स्क्वायर थीटा रख रहे हो, यहां पे कॉस स्क्वायर फाई लग रहे हो, तो ऑब्वियसली ये ब्रैकेट के अंदर जितनी चीजें हैं इसको वन होना पड़ेगा ना, तभी तो आर स्क्वायर इंटू वन तुम यहां पे आर स्क्वायर लिख सकते हो, यस और नो। यहां पे आर स्क्वायर तभी तो आ सकता है जब ये ब्रैकेट के अंदर ये जो सम है ये क्या हो जाए, व्हाट इट मस्ट बी। हाँ भाई, ये पूरा वन हो ना, ये पूरा, तभी तो आर स्क्वायर इंटू वन, आरएचएस में आपको आर स्क्वायर मिलेगा, यस और नो। ठीक है, अब देखो बहुत गौर से देखना, इन दोनों को देखो, ये दो टर्म्स अभी हमने प्लस की है तीनों को, तो क्या मिल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा तुम कॉमन लोगे, यहां पे इन दोनों में ब्रैकेट में क्या मिलेगा तुम्हें, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, ये ब्रैकेट में, और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये बाहर, मतलब ब्रैकेट में ही रहेगा, बड़े ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में, लेकिन बाहर। अब देखो कॉस स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर फाइव क्या दे देगा, ये दे देगा तुम्हें वन। ठीक है, तो साइन थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा इंटू वन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों मिलकर तुम्हें देंगे वन, दैट मींस आर स्क्वायर इंटू वन आर स्क्वायर। ये कब पॉसिबल हुआ, जब आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को ऐड कर रहे हो, इसका मतलब ऑप्शन इज ए। पॉइंट समझ में आया। Phi, that is a Greek letters ना, phi, theta, epsilon। ठीक है, डेल्टा, गामा, रो, और चाहिए, सबका क्वेश्चन में देख रहा हूं, ये क्लियर हुआ, सब कोई हर क्वेश्चन को अपना समझे, अपना समझे कि हर क्वेश्चन, पूरी दुनिया के जितने डाउट्स हैं वो हमारे डाउट्स हैं। वही गलत करते हैं ना कि देखो साइड बुक्स पढ़ाएं, लेकिन बेसिक्स से, तो यहां पे वही चीज है, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल को एकदम जो है, इसीलिए मैं कहता हूं भाई यहां पे बच्चों को आइंस्टाइन थोड़ी बनाना है। अब ये बताइए, आपको सीबीएसई बोर्ड देना है, तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की तैयारी उस बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी ना। आपको आईसीएसई बोर्ड देना है, तो जाहिर सी बात है आप सीबीएसई बोर्ड की तैयारी के साथ आईसीएसई बोर्ड का एग्जाम दे दोगे।
नहीं दे पाओगे, वही चीज है। अच्छा चलो सारी चीजें छोड़ो, बोर्ड का तो ये लेवल नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है इस लेवल पे नहीं, आप खुद सैंपल पेपर्स देख रहे हो, ठीक है। बहरहाल चलो मैं कहता हूं चलो ठीक है, ये क्वेश्चन दिया, क्या इस क्वेश्चन के जैसे क्वेश्चंस इस लेवल को प्रैक्टिस कराया क्लास में? वही ना, हम बच्चों से कहे बेटा a प्लस बी सी होता है, यस सर, a प्लस बी इज इक्वल टू सी। एग्जाम आता है बेटा जरा a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या होगा? वही हुआ ना, ये है क्लास और ये है एग्जाम। चलो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अभी कश्यप मैं उमर के क्वेश्चन ले लेता हूं। बस आइंस्टाइन बस वहीं पैदा होने वाले हैं बस सब। ओके अभी उसमें कुछ डी टाइप का कुछ दिख रहा था, यही तो भेजा है ये। यहां पे बोल रहा है इफ f1 एंड f2 आर द फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज, व्हाट इज द रिलेशन फॉर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ? ठीक है, यही होगा, बी होगा। देखो सी हियर, कर्सर कहां गया? सी दिस, आपको क्या बताया था? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में पावर क्या होता है? जितने भी लेंसेज होंगे उनके पावर्स का सम। पावर ऑफ फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है? इनवर्स, यस और नो? तो अब यहां पे दो लेंसेज हैं जिनका फोकल लेंथ f1 f2 है, इक्विवेलेंट यानी कि फाइनल, दोनों लेंसेज को मिलाया गया है, तो फाइनल फोकल लेंथ क्या बनेगा? तो वो हमें f निकालना है। तो जब आप 1/f निकालोगे तो यहां पे आएगा f1 f2, फिर ये आ जाएगा f2 प्लस f1, लेकिन आपको 1/f नहीं निकालना है, f निकालना है। तो इसको आपको जब रिवर्स करोगे तो f1 f2 न्यूमरेटर में चले जाएंगे, f1 प्लस f2 डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो यहां पे आ गया f1 इंटू f2 इज इक्वल अपॉन f1 प्लस f2 सॉरी, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का है। ओके चलिए कल जो है और भी क्वेश्चंस लेंगे, अभी डाउट आवर्स कंटिन्यू रहेंगे, और इस फ्राइडे मैंने टेस्ट रखा है, तो जिसका जो कन्वीनियंट फील करे वो टेस्ट दे ले, ठीक है। और मैथ और साइंस का होगा कंप्लीट टर्म 1, और अभी डाउट सेशंस होंगे फ्राइडे में भी होंगे, ठीक है।
और कल हम साइंस को लेंगे। आज क्या है, वेंसडे है, कल हम साइंस लेंगे, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एनीथिंग एल्स यू वांट टू डिस्कस? बाकी जो क्वेश्चंस है हम उसको कैरी कर लेंगे नेक्स्ट में। इसको मैं लेता हूं, वो वाला क्वेश्चन जो था, क्या नाम है, किसने भेजा था, उबैद का था या कौन सा, उमर वाला जो क्वेश्चन था, उसको मुझे एक बार रीचेक करने दीजिए, ठीक है। शिजान बेटा कल तो साइंस चलेगा ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आज क्यों नहीं पूछा? आज क्यों नहीं पूछा? अच्छा, वही होता है क्योंकि जिस दिन लेक्चर होता है ना, तो वो लेक्चर उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के लिए रिकॉर्ड होता है। तो ऑब्वियसली मान लीजिए कोई एक लेक्चर चल रहा है, तो उसके दौरान अगर मैग्नेटिक इफेक्ट है तो ऑब्वियसली दैट लेक्चर इज गोइंग, क्योंकि अगर उस लेक्चर के बीच में और भी चीज हम डिस्कस करेंगे तो दैट इज गोइंग टू मेक इट वेरी लेंथी और पर्पसफुल नहीं रह जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टारगेट से वो लेक्चर लिया जाता है, ठीक है। इसीलिए डाउट आवर्स एंड ऑल तो कोशिश कीजिए, ठीक है, उसको अटेंड करने की, उन क्वेश्चंस को उन्हीं डाउट आवर्स में पूछने की, क्योंकि लेक्चर्स में लेक्चर से रिलेटेड डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। चलो देखते हैं, लोग कह रहे हैं कि डाउट है, चलो देखते हैं। ऐप पे, अजीज ऐप पे मैसेज का वेट कीजिएगा, ठीक है। ओके देन, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।